ये युवा माँ सोचती है कि वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ क्रोएशिया में एक आरामदायक वीकेंड बिताने जा रही है, लेकिन क्लब में एक जंगली रात के बाद जब वह सुबह उठती है तो उसकी दोस्त गायब होती है और उसे पिछली रात की कोई भी याद नहीं होती। जैसे जैसे वह सच्चाई की तलाश में बेचैन होकर खोज शुरू करती है, वह एक चौंकाने वाला राज उजागर करने लगती है, एक ऐसा राज जो सीधे उसके अपने पति तक जाता है। आप रॉब से जुड़ चुके हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें बेथ से मिलवाया जाता है, एक युवा माँ जो अपनी दोस्त के साथ वीकेंड गेटअवे के लिए क्रोएशिया पहुंची है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक दोस्ताना ड्राइवर जेन से होती है और दोनों पूरे सफर के दौरान बातें करते हैं। और जैसे ही वह अपनी मंजिल पर पहुंचती है, जेन उसे अपना कार्ड देता है ताकि अगर उसे फिर से कहीं जाना हो तो वह उसे कॉल कर सके। आखिरकार बेथ उस अपार्टमेंट में पहुंचती है जहाँ उसकी सबसे अच्छी दोस्त केट उसका स्वागत करती है, जिसने पूरे ट्रिप की प्लानिंग और खर्च खुद किया था। जैसे ही दोनों पुरानी बातें याद करते हुए बातचीत करती है, बेथ उसे एक नेकलेस गिफ्ट करती है, लेकिन जैसे ही केट उसे पहनती है उसका एक ऑनिक्स का मोती अचानक गिर जाता है। हालांकि केट इसे नजरअंदाज कर देती है और बेथ से कहती है कि उसे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और वह इस गिफ्ट की कद्र करती है। उस शाम बाद में बेथ अपने पति रॉब और अपने बेबी एस्टर से वीडियो कॉल पर बात करती है। म्यूजिक रॉब उसे एंजॉय करने के लिए कहता है और फिर डिनर के दौरान जब दोनों महिलाएं बात कर रही होती हैं, उनकी बातचीत केट के हाल ही में हुए ब्रेकअप की ओर मुड़ जाती है। केट बेथ को बताती है कि जय से ब्रेकअप के बावजूद उसने अभी तक उसे अपने क्रेडिट कार्ड से नहीं हटाया है। वह उस क्रेडिट कार्ड का पूरा फायदा उठा रही है और यहाँ तक कि महंगा खाना ऑर्डर करती है सिर्फ उससे बदला लेने के लिए। लेकिन बेथ मानती है कि उसकी अपनी शादी भी ठीक नहीं चल रही है और उसे 1 साल से ज्यादा हो गया है जब उसके और रॉब के बीच सब कुछ सामान्य महसूस हुआ था। जब केट उसे तलाक लेने की सलाह देती है तो बेथ उसे बताती है कि उसे लगता है कि ये सिर्फ उनके रिश्ते का एक मुश्किल दौर है। कुछ ही देर बाद बेथ देखती है कि केट फोन पर गुस्से में बात कर रही है। पता चलता है कि जय को उन खर्चों के बारे में पता चल गया है, लेकिन इसके बावजूद केट बेथ को मनाकर डिनर के बाद क्लबिंग के लिए ले जाने के लिए तैयार कर लेती है। और जब वे कैब में होते हैं तो केट अंदर ही अपना मेकअप करने लगती है। बेथ कैब में जेन से बात करती है और उसे पता चलता है कि वह सीरिया से आया हुआ एक शरणार्थी है। जब वे क्लब पहुंचते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात 2 आदमियों से होती है। केट तुरंत बेथ को खुलकर एंजॉय करने के लिए कहती है, यहाँ तक कि 1 नाइट स्टैंड का सुझाव भी देती है, लेकिन बेथ हिचकिचाती है और अपनी दोस्त को याद दिलाती है कि वह शादीशुदा है। केट जोर देकर कहती है कि किसी को पता नहीं चलेगा। वे जल्द ही पीना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे चीजें काबू से बाहर हो जाती हैं। अगली सुबह बेथ घबराई हुई हालत में जागती है और उसे पिछली रात की मुश्किल से ही कोई याद होती है। कमरा बिखरा हुआ होता है, वाइन के गिलास और इधर उधर फैली चीजें साफ इशारा करती हैं कि पिछली रात वे आदमी वहाँ थे, लेकिन केट कहीं भी नजर नहीं आती। जब बेथ उसे कॉल करने की कोशिश करती है, कोई जवाब नहीं मिलता। इससे बेथ घबरा जाती है, इसलिए वह रॉब को वीडियो कॉल करती है। रॉब उसे कहता है कि शायद केट शॉपिंग के लिए बाहर गई होगी। फिर भी बेचैन होकर बेथ मकान मालिक सेबेस्टियन से पूछती है, लेकिन वह बताता है कि उसने केट को नहीं देखा। इसके बजाय वह बेथ से कहता है कि पिछली रात मेहमान लाने के लिए उसे अतिरिक्त पैसे देने होंगे। अब जब कोई सुराग नहीं मिलता तो बेथ टूरिस्ट पुलिस के पास जाकर केट के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है, लेकिन ऑफिसर पोविच थोड़ा शक जताता है और कहता है कि उसे लगता है केट उन आदमियों के साथ कहीं चली गई होगी। फिर भी बेथ को अंदर से बेचैनी महसूस होती है और आखिरकार वह जेन से कहती है कि उसे वापस उसी क्लब में ले चले। वहाँ पहुंचकर वह बारटेंडर से सवाल करती है, लेकिन बारटेंडर कोई मदद नहीं करता जब तक कि जेन थोड़ा सख्ती से बात नहीं करता। तब जाकर उन्हें सच्चाई पता चलती है कि पिछली रात के वे दोनों आदमी असल में एस्कॉर्ट्स हैं जो अक्सर इस बार में आते रहते हैं। तभी बेथ को याद आता है कि केट उन आदमियों के साथ मजे करने पर जोर दे रही थी और वह सोचने लगती है कि शायद केट ने ही उन्हें हायर किया था। जब बाद में रॉब फिर कॉल करता है तो बेथ उसे बताती है कि वह अभी और रुकने वाली है क्योंकि उसे पहले केट को ढूंढना है। अगली सुबह जब बेथ बार के इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रही होती है तो उसे उन दोनों एस्कॉर्ट्स की एक तस्वीर दिखती है। वह तुरंत यह तस्वीर जेन को दिखाती है। फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वे उन आदमियों को एक नकली प्राइवेट पार्टी के लिए बुक करते हैं और इंतजार करते हुए बेथ और जेन एक दूसरे से और बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वे दोनों आदमी वहां आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे बेथ को देखते हैं घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। जेन तुरंत उनके पीछे दौड़ता है और एक को पकड़ लेता है और दबाव में आकर आखिरकार वह आदमी सच बता देता है कि वे लोग घर में ज्यादा देर नहीं रुके थे और उन्होंने केट का बैग चुरा लिया था और उसे गिरवी रख दिया था। जेन की मदद से बेथ उस गिरवी की दुकान तक पहुँचती है और वहाँ से बैग और फोन वापस ले आती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ ठीक नहीं लगता और उसे उन एस्कॉर्ट्स पर शक बना रहता है। जब जेन उसे स्टेशन
पर छोड़ता है तो वह बेथ से विनती करता है कि वह उसके बारे में किसी को न बताए, क्योंकि उसे डर है कि इससे उसके वीजा पर असर पड़ सकता है। और जब बेथ एक दूसरे ऑफिसर कोवैक्स से मिलती है तो उन्हें तुरंत पता चलता है कि ऑफिसर पोविच ने अभी तक केट की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की है, लेकिन वह इसे हल्के में लेते हुए कहता है कि उसे लगा था केट बस पार्टी करने गई होगी। तभी बेथ कोवैक्स से कहती है कि उन एस्कॉर्ट्स से पूछताछ की जानी चाहिए, क्योंकि उसे यकीन है कि वे जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा जानते हैं। इसके बाद नीव वहाँ से निकलकर बेथ एक और सुराग आजमाती है और केट के एक्स हस्बैंड जय को कॉल करती है, लेकिन वह दावा करता है कि कई हफ्तों से उनकी बात ही नहीं हुई है। और जब बेथ क्रेडिट कार्ड वाली बात उठाती है तो जय कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बाद में जब वह घर वापस आती है तो मकान मालिक उसे याद दिलाता है कि चेकआउट का समय हो गया है, लेकिन जब बेथ कहती है कि वह केट को ढूंढने के लिए अभी यहीं रुकेगी तो वह उसे नीचे वाला खाली कमरा ऑफर करता है। उस शाम बेथ केट का फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वह असफल रहती है। और जब वह ऊपर पानी लेने जाती है तो सेबेस्टियन उसे डिनर के लिए बुलाता है, लेकिन वह मना कर देती है। इसी बीच उसे जेन का कॉल आता है जो बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे खाने के लिए बाहर ले जाने की पेशकश करता है। लेकिन जैसे ही वे जाने वाले होते हैं अचानक रॉब वहाँ आ जाता है और उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। तब बेथ उसे समझाने की कोशिश करती है कि जेन सिर्फ उसकी मदद कर रहा है और वह रॉब को सब कुछ बता देती है, यहाँ तक कि एस्कॉर्ट्स के बारे में भी। लेकिन इससे पहले कि वे पूरी स्थिति को समझ पाते उन्हें एक कॉल आता है कि केट की लाश मिल गई है। म्यूजिक मॉर्ग में बेथ को बताया जाता है कि केट की मौत डूबने से हुई है और फिलहाल ये साफ नहीं है कि यह एक हादसा था या कुछ और। अगली सुबह हम देखते हैं कि रॉब बहुत परेशान है और वह मानता है कि वह पूरी रात सो नहीं पाया। केट की लाश देखने के बाद रॉब सुझाव देता है कि वे लंदन वापस लौट जाए, लेकिन बेथ मना कर देती है क्योंकि वह पोस्टमार्टम पूरा होने तक वहीं रहना चाहती है। उसी दिन बाद में पोविच बेथ के डर की पुष्टि करता है कि केट की हत्या हुई है। म्यूजिक सच्चाई जानने के लिए दे बेथ अपनी दोस्त को आखिरी बार देखने की इजाजत मांगती है और जैसे ही ऑफिसर बाहर जाता है वह केट का फोन ले लेती है और उसके चेहरे से उसे अनलॉक कर देती है। फिर वह बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है, जहां उसे केट के फोन में हैंडीमैन नाम के कॉन्टैक्ट से बार बार कॉल्स दिखाई देते हैं। बेथ उस नंबर पर कॉल करती है और हैरान रह जाती है जब कॉल सीधे रॉब के वॉइसमेल पर चली जाती है। उसी पल सब कुछ साफ हो जाता है। पक्का करने के लिए बेथ मैसेज चेक करती है और देखती है कि उसके पति और उसकी सबसे अच्छी दोस्त के बीच अफेयर चल रहा था और उनके हाल के मैसेज से उसे पता चलता है कि केट सब कुछ उसे बताने वाली थी। लेकिन जब बेथ वापस स्टेशन लौटती है तो कोवैक बताता है कि बेथ और केट दोनों के शरीर में एक गैर कानूनी पदार्थ के निशान पाए गए हैं। तभी बेथ को एहसास होता है कि शायद उस रात उसे नशीला पदार्थ दिया गया था। हालांकि नए कोवैक बताता है कि एस्कॉर्ट्स ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है और उनके पास पक्के सबूत अलीबाई भी हैं। साथ ही क्लब के गवाहों का कहना है कि दोनों महिलाएं आपस में झगड़ रही थीं। लेकिन अपनी धुंधली याददाश्त के बावजूद बेथ जोर देकर कहती है कि झगड़ा गंभीर नहीं था। फिर भी पुलिस उस पर शक करने लगती है और जांच जैसे जैसे सख्त होती है बेथ का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। जब बेथ फिर से जेन से मिलती है तो वह उसे सब कुछ बता देती है, अफेयर के बारे में भी। तभी वह एक थ्योरी जोड़ने लगती है और उसे लगता है कि शायद केट ने उस रात उसे नशीला पदार्थ दिया था ताकि बेथ कोई गलती कर बैठे और रॉब उसे छोड़ दे। लेकिन तभी जेन एक और संभावना उठाता है। वह पूछता है कि क्या रॉब ने केट को मारा हो सकता है, लेकिन बेथ तुरंत इस बात को खारिज कर देती है और कहती है कि जब उसने रॉब से बात की थी तब वह लंदन में ही था। उस रात रॉब बेथ को कॉल करता है और वह अंततः उसका सामना करती है। उसे बताती है कि उसे अफेयर के बारे में सब पता चल गया है। हालांकि रॉब शुरुआत में इनकार करता है, लेकिन जब बेथ उसे बताती है कि उसने मैसेज देख लिए हैं तो वह माफी मांगने लगता है और उसे घर वापस आने के लिए कहता है ताकि वे अपनी शादी को ठीक कर सके। लेकिन बेथ मना कर देती है क्योंकि पुलिस पहले से ही उसे संदिग्ध मान रही है और उसका पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया है, इसलिए उसके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगली सुबह हालात और बिगड़ जाते हैं। पुलिस आती है और बेथ को गिरफ्तार कर लेती है। स्टेशन पर वे उसे जेन के साथ उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। पता चलता है कि जेन एक क्रिमिनल गैंग से जुड़ा हुआ है। पोविच तुरंत एक थ्योरी बनाता है कि जेन ने केट को मारा और बेथ ने उसे अपने पति के अफेयर के कारण जलन में हायर किया। लेकिन बेथ इन सभी आरोपों को सिरे से नकार देती है और तुरंत एक वकील की मांग करती है। फिलहाल के लिए बेथ को रिहा कर दिया जाता है। जब वह वापस अपार्टमेंट पहुंचती है तो उसे जेन इंतजार करता हुआ मिलता है। तब वह समझाता है कि उसे भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसने उस रात अपने टैक्सी ऐप के जरिए ये साबित कर दिया कि वह काम पर था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। जब बेथ उससे उसके गैंग से संबंध के बारे में पूछती है तो जेन बताता है कि सीरिया में युद्ध के दौरान उसने एक बार एक लड़के की जान बचाई थी
जो बाद में एक गैंग लीडर का बेटा निकला। उसी कनेक्शन की वजह से वह सीरिया से बाहर निकल पाया था और वह जोर देकर कहता है कि उसका गैंग के ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी बेथ को कुछ बात समझ में नहीं आती। जेन के जाने के बाद उसे अचानक शक होता है कि पुलिस को अफेयर के बारे में कैसे पता चला। उसे याद आता है कि उसने फोन पर रॉब से बात करते समय कमरे के शीशे के पास खड़े होकर उसे सामने रखा था और तभी उसे शक होता है। जब वह शीशे की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ एक छिपा हुआ कैमरा लगा है और पूरा कमरा वायर किया गया है। वह तुरंत ऊपर जाती है जहाँ उसकी मुलाकात सेबेस्टियन से होती है और जब वह व्यस्त होता है तो बेथ चुपके से उसकी चाबी चुरा लेती है। उसके जाने के बाद वह उसका छिपा हुआ स्टूडियो खोलती है और अंदर वह वहाँ स्क्रीन और रिकॉर्डिंग्स देखती है, जिससे पता चलता है कि सेबेस्टियन गुप्त रूप से सभी कमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। जब बेथ उस रात की फुटेज देखती है तो उसे पता चलता है कि जब वह बेहोश हो गई थी तब केट और वे दोनों आदमी उसे बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर छोड़ देते हैं और फिर पूल के पास पार्टी जारी रखते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वे आदमी वापस आते हैं और केट का महंगा बैग चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं। जब केट को इसका एहसास होता है तो वह तुरंत बाहर जाती है और टैक्सी लेकर उनका पीछा करती है और बेथ उस टैक्सी का नंबर नोट कर लेती है। करीब 1 घंटे बाद केट फिर दिखाई देती है, लेकिन इस बार वह एक अलग कार से उतरती है और बेथ उस गाड़ी पर लगा एक स्टिकर नोटिस करती है। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कर पाती, सेबेस्टियन वापस आ जाता है। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करता है, बेथ उसे दरवाजे से धक्का देती है और वह पीछे गिर जाता है। जब वह उसे समझाने की कोशिश करता है तो बेथ गुस्से में आकर उसे आरोप लगाती है कि वह शुरू से ही सब कुछ जानता था और तभी सेबेस्टियन जल्दी से अपने फोन से फुटेज डिलीट कर देता है, इससे पहले कि बेथ उसका फोन पकड़ ले। इसी अफरा तफरी में वह गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तब बेथ जल्दी से चाबियां उठाती है और वहाँ से भाग जाती है और जेन से मिलती है। दोनों मिलकर टैक्सी कंपनी जाते हैं। वहाँ वे उस ड्राइवर को ढूंढते हैं जिसने उस रात केट को लिया था। वह उन्हें बताता है कि जब वह और केट उन आदमियों को नहीं ढूंढ पाए तो उसने केट को पुलिस स्टेशन पर छोड़ दिया था। तभी बेथ को झटका लगता है, अगर केट पुलिस स्टेशन गई थी तो उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज हुई। फिर उसे याद आता है कि पोविच ने भी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट फाइल नहीं की थी। उसी समय टीवी पर बेथ की तस्वीर एक वांटेड व्यक्ति के रूप में दिखाई देती है और कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है, जिससे बेथ और जेन को भागना पड़ता है। लेकिन भागने से पहले बेथ अचानक नोटिस करती है कि पोविच की कार पर लगा स्टिकर वही है जो उसने उस गाड़ी पर देखा था। दोनों भागते हैं और बेथ आखिरकार जेन को अपनी बात बताती है। वह अब पूरी तरह यकीन कर चुकी है कि केट की हत्या पोविच ने की है और समय न गंवाते हुए जेन एक फैसला लेता है। वह खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है ताकि बेथ को भागने का मौका मिल सके। हालांकि पोविच बेथ को देख लेता है और उसका पीछा करते हुए उसे एक इमारत की छत तक ले जाता है। जब वह आखिरकार उसे घेर लेता है तो बेथ उसका सामना करने का फैसला करती है और उस पर केट की हत्या का आरोप लगाती है। पोविच शुरुआत में हैरान होता है और दोनों के बीच बहस होने लगती है, लेकिन तभी कोवैक वहां पहुंच जाता है। पोविच अपना संतुलन खो देता है और इमारत से गिर जाता है और इस तरह उसका पीछा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। स्टेशन पर सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। कोवैक बताता है कि वे सेबेस्टियन के छिपे हुए कैमरों से फुटेज रिकवर करने में सफल रहे हैं और उस वीडियो में पोविच को उस रात केट को छोड़ते हुए देखा गया है। इसके बाद कोवैक का मानना है कि उसने केट पर गलत इरादे से कदम बढ़ाया और जब केट ने उसे मना कर दिया तो उसने उसकी हत्या कर दी। वह बेथ से माफी मांगता है कि उसने उस पर गलत शक किया था और उसे वह फुटेज दिखाता है जिसमें एक व्यक्ति, जिसे पोविच माना जा रहा है, केट को समुद्र में धक्का देता हुआ दिखाई देता है। कोवैक यह भी बताता है कि उन्हीं एस्कॉर्ट्स ने बेथ और केट दोनों को नशीला पदार्थ दिया था। वह कहती है कि ये सब उनकी एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। वे उन महिलाओं को निशाना बनाते हैं जो उन्हें हायर करती हैं और फिर जब वे बेखबर होती हैं तो उन्हें लूट लेते हैं। केस के लगभग सुलझ जाने के बाद कोवैक बेथ का पासपोर्ट उसे वापस कर देता है और जब वह बाहर आती है तो बेथ जेन का धन्यवाद करती है और फिर लंदन लौट जाती है। समय बीतता है और हम देखते हैं कि दोनों अभी भी संपर्क में हैं, जबकि बेथ रॉब से दूरी बनाए रखती है। एक दिन जब वह अपने बच्चे को रॉब के पास छोड़ने आती है तो रॉब सुलह करने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ मना कर देती है। जब वह जाने ही वाली होती है और अपने कार की चाबी मांगती है तो रॉब कहता है कि चाबी उसकी जैकेट में है। लेकिन जब बेथ उसकी जेब चेक करती है तो उसे एक छोटा ऑनिक्स का मोती मिलता है, वही जो उस नेकलेस से गिरा था जो उसने केट को दिया था। तभी पूरी कहानी अचानक बेथ को समझ आ जाती है। वह तुरंत बाथरूम में जाती है और चुपचाप कोवैक को कॉल करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझा पाए रॉब बीच में आकर उसे रोक देता है, जिससे बेथ को अपना फोन छुपाना पड़ता है। जैसे ही बेथ बाहर आती है वह सीधे उस पर आरोप लगाती है और पूरी कहानी को जोड़ने लगती है। वह समझ जाती है कि क्रोएशिया एक छोटी फ्लाइट की दूरी पर है और रॉब उस रात वहां जा सकता था। शुरुआत में रॉब सब कुछ नकार देता है, लेकिन जब बेथ उसे वह मोती दिखाती है तो वह आखिरकार टूट जाता है। वह सच कबूल कर लेता है, उसने पोविच द्वारा केट को छोड़ने के बाद उससे मुलाकात की थी। जब केट ने कहा कि उसे अपने अफेयर पर पछतावा है और वह सब कुछ कबूल कर सकती है तो हालात काबू से बाहर हो गए। गुस्से में रॉब ने उस पर हमला कर दिया, जिस
जिससे वह गिर गई। उसका सिर टकरा गया और फिर वह पानी में जा गिरी। रॉब मानता है कि उसे लगा था कि केट मर चुकी है, इसलिए वह घबरा गया और मौके से भाग गया। अब घबराकर रॉब बेथ से विनती करता है कि वह पुलिस के पास न जाए। रॉब यह दावा करता है कि केस पहले ही बंद हो चुका है, लेकिन उसे एहसास होता है कि बहुत देर हो चुकी है। बेथ उसे बताती है कि वह पूरी बातचीत के दौरान कोवैक्स से फोन पर बात कर रही थी। जब उसे सच्चाई समझ में आती है तो रॉब उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ अपनी रक्षा करते हुए उससे लड़ती है और अपने बच्चे के साथ वहाँ से भाग निकलती है। अंतिम दृश्यों में हम देखते हैं कि बेथ वहाँ से जा रही है, जबकि पीछे रॉब के अपार्टमेंट की ओर पुलिस की सायरनें आती सुनाई देती हैं और इस तरह सच्चाई आखिरकार उसे पकड़ लेती है।